फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी जानने से पहले हम जानेंगे कि आईपीसी जब नहीं थी हमारे भारत में, तो उससे पहले आपराधिक न्याय प्रणाली किस तरीके से चलती थी। तो आपराधिक न्याय प्रणाली प्राचीन काल से भारत में सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं। मनु ने अपने ग्रंथ में कहा, हमला, चोरी, लूट, मिथ्या साक्ष्य, मानहानि, आपराधिक न्यासभंग, छल, जारता, बलात्कार, ऐसे कई अपराध का उल्लेख किया गया है। मनु ने अपने ग्रंथ में हमला, चोरी, लूट, मिथ्या साक्ष्य, मानहानि, आपराधिक न्यासभंग, छल, जारता, बलात्कार जैसे बहुत से अपराधों का वर्णन किया है। अब आगे हम देखते हैं, भारत में सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था लागू करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। प्रथम बार वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। पहले फौजदारी अदालत भारत में नहीं था। किसने लाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब लाया? 1772 में। किसके अंतर्गत? न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। इन अदालतों पर कंपनी की यूरोपीय प्रजा को अधिकारिकता प्राप्त नहीं थी। ठीक, इस पे जो है यूरोपीय प्रजा को अधिकारिकता प्राप्त नहीं थी। फौजदारी अदालतों के अंग्रेजी न्यायाधीश होते थे। जो फौजदारी अदालत के न्यायाधीश अंग्रेजी न्यायाधीश होते थे, मतलब ब्रिटिश राज्य का कोई व्यक्ति होता था। लेकिन वो भारत के लोगों का जो है समस्या समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भारत के लोग हिंदी बोलते थे। तो इसीलिए उसने काजी और मुफ्ती की सहायता से देशीय भारतीयों के आपराधिक मामलों को निपटाते थे। क्योंकि उस टाइम जो है भारत में ना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था कि उसे न्यायाधीश की उपाधि दी जाए, इसीलिए न्यायाधीश जो है अंग्रेजी लोग रहते थे। लेकिन उन्होंने काजी और मुफ्ती की सहायता से लोगों के समस्या सुनते थे और उसका निपटारा करते थे। और उस टाइम जो है ज़िले का कलेक्टर अदालतों का कार्यप्रणाली पर निगरानी करता था। उस समय ज़िले का कलेक्टर अदालतों का कार्यप्रणाली पर निगरानी करता था। उस पर निगरानी कौन करता था? ज़िले का कलेक्टर करता था। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू की गई अदालतों की व्यवस्था दो प्रमुख लक्षण बताती है। क्या क्या जो वॉरेन हेस्टिंग ने अदालत की स्थापना की थी, उसमें प्रमुख दो लक्षण हैं। पहला ये कि जो वो न्यायालय थे वो भारतीयों के प्रति अंग्रेजी दंड विधि लागू नहीं करते थे। मतलब वो जो न्यायालय थे वो अंग्रेजी विधि के अंतर्गत नहीं चलते थे। उनके मामले, ठीक है, पक्षकारों के व्यक्तिगत विधि के आधार पर निपटाए जाते थे। अंग्रेजी दंड लागू नहीं था। जो मामले भारतीयों के सुने जाते थे उनके व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत सुने जाते थे। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है तो उस पर हिंदू विधि के अंतर्गत मामले का निपटारा किया जाता था, और कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत उस मामले का निपटारा किया जाता था। लेकिन मुस्लिम दंड विधि जो सैय्यद पर आधारित थी उसी को लागू होता था। ठीक, मुस्लिम विधि कौन सी विधि लागू होती थी? सैय्यद विधि। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा जो है प्रमुख लक्षण, फौजदारी प्रकरण आपराधिक न्याय प्रशासन अभी भी मुस्लिम शासक नवाब द्वारा संचालित किया जाता था। जो फौजदारी प्रकरण आपराधिक न्याय प्रशासन था वो अभी भी जो मुस्लिम शासक थे नवाब द्वारा संचालित किया जाता था। उस टाइम जो है बंगाल और मद्रास में मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू थी। कब? 1772 में बंगाल और मद्रास मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू थी। लेकिन मुंबई में दंड व्यवस्था हिंदू विधि के अंतर्गत चलती थी। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में से ही दंड व्यवस्था चलती आ रही है, फिर उसका जो है भारत में कब प्रथम बार स्थापना हुआ। अब ये देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट
ये हमेशा याद रखिए, अगर आप जुडिशरी से संबंधित कोई भी पेपर देना चाहते हैं तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत के तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अब आगे देखिए, 1773 का चार्टर ब्रिटिश सरकार भारत के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल उसकी परिषद की नियुक्ति करता है। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसने सर्वप्रथम क्या किया कि ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल उसकी परिषद की नियुक्ति की। इस परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा 4 अन्य सदस्य थे। गवर्नर जनरल तो थे ही, लेकिन उसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते थे। ये सदस्य प्रारंभिक प्रशासनिक कार्य में गवर्नर जनरल को परामर्श देते थे, क्योंकि जब 1773 का चार्टर लागू हुआ तो उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश काल था, क्या किया कि कलकत्ता में गवर्नर जनरल का एक परिषद नियुक्त किया और उस गवर्नर जनरल के अलावा 4 अन्य सदस्य भी वहाँ पे थे, जो प्रशासनिक कार्यों में गवर्नर जनरल की परामर्श देने में सहायता करते थे। 1773 चार्टर का जो फोर्ट विलियम, जो उस टाइम जो अभी वर्तमान में कलकत्ता है, उसे 1773 में फोर्ट विलियम कहा जाता था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1773 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में, क्योंकि उस टाइम जो है राजधानी भारत की क्या थी? कलकत्ता थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में ही स्थापित किया गया। आपको ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना प्रथम बार कब हुई? कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा? ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ। ठीक, अब नोट करिएगा, उस 1773 चार्टर के समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो है भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट जब स्थापित हुआ तो उसमें दीवानी, फौजदारी, सामुदायिक, धार्मिक सभी प्रकार के मामले अधिकारिता थी उसको, कि वो जो है दीवानी, फौजदारी, सामुदायिक, धार्मिक सभी प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकती थी। इस न्यायालय की अपील कहाँ होती थी? इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय में हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय था, वहाँ की जब वहाँ पे कोई व्यक्ति हार जाता था तो उसकी अपील इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय में किया जाता था, और ये जूरी की सहायता से होती थी। ठीक है, किसकी सहायता से? जूरी की सहायता से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अधीन लागू की गई दांडिक न्याय व्यवस्था सन 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होने तक लागू रही। रेगुलेटिंग एक्ट कब तक लागू रहा? जब तक दांडिक न्याय व्यवस्था उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होने तक लागू रही। किसमें? 1861 में। इसमें भी समय समय पर संशोधन किया गया। जो ये उच्च न्यायालय अधिनियम जो था, दांडिक न्याय व्यवस्था सन 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होने जो था, उच्च न्यायालय अधिनियम, उसमें भी समय समय पर संशोधन किया गया। 1773 चार्टर इम्पॉर्टेंट है ये जुडिशरी के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर आपको जुडिशरी का पेपर देना है तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखिए, 1793 न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्रों में जिसे हम प्रेसिडेंसी क्षेत्र कहेंगे, 1833 तक लागू हुई। जो 1793 न्यायिक योजना थी, उसके अंतर्गत बंगाल के क्षेत्र के जो आंतरिक क्षेत्र थे, जिसे हम प्रेसिडेंसी क्षेत्र कहेंगे, 1833 तक लागू रही। न्यायिक योजना के अंतर्गत जो 1893 का न्यायिक योजना था, उसके अंतर्गत मुख्य सदर अमीन आपराधिक मामलों को निपटाते थे। लेकिन याद रखिएगा कि चोरी तक के मामलों के लिए 50 रुपये तक जुर्माना, 1 माह तक कारावास दे सकता था। जो ये सदर अमीन जो थे और मुख्य सदर अमीन जो थे,
ये जो है चोरी तक के मामलों तक ही निपटारा कर सकते थे, गंभीर अपराध का निपटारा नहीं कर सकते थे, और जिसके लिए 50 रुपये तक दंड जुर्माना होता था और 1 माह तक कारावास दे सकते थे। गंभीर अपराध के जो निपटारे होते थे वो मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते थे। मृत्युदंड, आजीवन कारावास न्यायाधीश देता था, जिसकी पुष्टि सदर निजामत करते हैं। देखिए आज भी ये चीज़ है कि जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास है वो न्यायाधीश के द्वारा ही दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं। लेकिन ये जो सदर मिजाज जो है इसकी पुष्टि आज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर उच्च न्यायालय अगर मान लीजिए सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय करती है। लॉर्ड मैकाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आईपीसी के लिए, क्योंकि इन्होंने आईपीसी के एक तरह से इनको जनक माना जाता है। आईपीसी का जनक जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। सन 1833 में ब्रिटिश की संसद में दंड विधान के संहिता का प्रस्ताव किया गया और इनका मानना था कि सब लोग के लिए एक ही तरह का विधि होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो पहले था कि वो हिंदू जो है हिंदू विधि पे लागू होता था और मुस्लिम जो है मुस्लिम विधि लेके चलता था। तो लॉर्ड मैकाले ने 1833 में ब्रिटेन के संसद में दंड विधान की संहिता का प्रस्ताव किया और इन्होंने कहा कि सब लोग के लिए एक ही तरह का विधि होना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैं आपको चार्ट के जरिए आपको बताती हैं। उसके बाद 1833 के बाद पहला विधि आयोग 1834 का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले। विधि आयोग के सदस्य कौन कौन थे? इनके साथ अन्य सदस्य कौन थे? मैली ओड थे, एंडरसन थे और मिलेट थे। मैली ओड, एंडरसन, मिलेट। अगर ये पूछा जाए कि लॉर्ड मैकाले के साथ अन्य कौन सदस्य थे तो 3 और सदस्य थे, मैली ओड, एंडरसन, मिलेट। दंड विधि को बनाने के लिए लुइसियाना और नेपोलियन का अध्ययन लुइसियाना और नेपोलियन के दंड विधि का अध्ययन किया गया। ये जाने रहिएगा कि हमारे जो दंड प्रक्रिया संहिता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है आईपीसी, उसमें जो है नेपोलियन और लुइसियाना से भी थोड़ा थोड़ा लिया गया है। अब ये देखिए उसके बाद 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को भेजा गया, जिसमें सभी न्यायाधीश एवं विधि परामर्शदाताओं द्वारा देखा गया, लेकिन ये स्वीकार नहीं हुआ। जब 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को भेजा गया और न्यायाधीश भी देखे और जो विधि परामर्शदाता थे उनके द्वारा भी देखा गया तो उनको समझ नहीं आया और इसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर संशोधन हुआ। संशोधन के बाद 26 अप्रैल 1845 को दूसरा विधि आयोग स्थापित हुआ। पहला विधि आयोग 1834 में हुआ, दूसरा विधि आयोग 26 अप्रैल 1845 को दूसरा विधि आयोग हुआ और इसमें संशोधन किसने किया? बेंथम और पिकॉक ने संशोधित किया। 1856 में विधान परिषद में रखा गया और फाइनली 6 अक्टूबर 1860 में मंजूरी मिली और जो आईपीसी है इसमें कुल अध्याय 23 हैं और कुल धाराएं 511 हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपना 100% दिया और आशा करती हूँ कि आपको भी ये जो है वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिले। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे धारा सेक्शन 1 से 5 तक कि आईपीसी क्या कहता है। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर मैं और ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। और मैं फ्रेंड्स इसीलिए नोट्स बना के आपको बताती हूँ कि नोट्स भी आप बनाते चलें, जिससे आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में अगर नोट्स रहेगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।